नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास नंबर 27 के, जो कि दोस्तों स्पेशली सीबीटी 1 के लिए, एनटीपीसी के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं जीके जीएस एकदम पैटर्न बेस पे और फुल रिवीजन के साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे रिवीजन के साथ मैं आपको क्लासेस कवर कराता हूँ। और आज हमारी 27वीं क्लास है। इसके पहले तकरीबन आपने 26 क्लास नहीं ली है, तो आप जरूर उसे देखिएगा। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो आप पीछे जाके भी क्लासेस को देखेंगे। एकदम पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं और मजा आ रहा है, रिवीजन भी दबा के हम लोग कर रहे हैं। तो सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बेल आइकन को ऑल पे नहीं करते हैं। तो बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और सभी क्लास के पीडीएफ अवेलेबल किए जा चुके हैं एप्लीकेशन पे, तो आप जरूर से जाके एक बार रिवीजन करने के लिए आप ऐप पे डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है हमारे प्रोफाइल के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब के प्रोफाइल पे भी डायरेक्ट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ऐप डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, या फिर ऐप डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो 7307 648 748 इस पे आप रेलवे एग्जामिनेशन लिख के भेज देंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में, ऐप में ही। तो आप जाके देख सकते हैं, सारे अब धीरे धीरे अपलोड हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो स्थलीय बॉर्डर हैं वो 7 जो टोटल ऐसे देश हैं जिनसे कनेक्ट होता है ना, 7 ऐसे देश हैं जिनसे जुड़ता है ना। बाकी तो नीचे एक श्रीलंका है, हालांकि वो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे आपसे बस लद्दाख का पूछा जा रहा है। लद्दाख से क्यों लद्दाख से ही कनेक्टेड है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है इससे हमारी सीमा रेखा सबसे छोटी सीमा रेखा है। तो इन सभी ऑप्शन में से सबसे छोटा किलोमीटर किसका दिख रहा है, 100। देखिए 106 किलोमीटर इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये मैप आप देख रहे हैं, सारा मैं आपको, जैसा मैं रिवीजन कराना एकदम भूलता नहीं हूँ, इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको याद होगा। देखिए हमारी जो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है वो कितनी है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, ये आप जितने भी देखिए ये वाले जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इसकी टोटल लंबाई 15,200 जो कि किलोमीटर की है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा घुमाव जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है आपका बांग्लादेश के साथ। तो इसके साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है दोस्तों 4,096 किलोमीटर का, सबसे लंबा इसी के साथ है। ठीक है, अब देखिए इधर हमारा पाकिस्तान है, इसके साथ देखिए 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत और जो कि पाकिस्तान बनाता है। और अफगानिस्तान देखिए एकदम छोटा सा, यहीं पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है, और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा दोस्तों ये आपका बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है नेपाल। तो नेपाल के साथ दोस्तों कितना है, तो ये नेपाल के साथ हो जाएगा 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा। ठीक है, अब हमारा जो चाइना है, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारा साथ ज्यादा वो है, बड़ा है संपर्क, तो देखिए 3488 किलोमीटर की दोस्तों चाइना के साथ। भूटान के साथ देखिए आपका 699 किलोमीटर की सीमा रेखा। इधर देखिए साइड में म्यांमार के साथ है हमारा 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा। बांग्लादेश का मैंने बता ही दिया, 1 2 3 4, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सात ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं। सभी स्थलों का लगभग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यही सारे प्रश्न आपसे पूछते, देखिए 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का है। तो ये होगी हमारी स्थल सीमा की लंबाई। हमारा जो जलीय सीमा है, मतलब ये देखिए जो गुजरात से हमारा शुरू हो रहा है, फिर ये नीचे जाके पूरा पूरा उड़ेगा, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 7516 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अगर सभी स्थल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर हो गया। स्पेशली चाइना से पूछेगा तो 3488, पाकिस्तान से पूछेगा तो 3323, बांग्लादेश से पूछेगा तो 4,096 सबसे अधिक, अफगानिस्तान का सबसे कम 106 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। इसी तरह सारे आपसे पूछता है लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है भेल। अच्छा ठीक है, हमको लग रहा है क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया मामला। कोई क्वेश्चन जो था वही आंसर है। भेल का दोस्तों हमसे पूर्ण पूछा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने लगाया होगा सेट जो ऐप पे है तो उसमें आपको ये प्रश्न दिखा होगा कि, तो इससे हमको पता चलता है कि जो प्रमुख कंपनियां हैं जो थोड़ी बड़ी हैं उनसे उनके फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो भेल दोस्तों क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं, वाला लोगो आपने देखा होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो भारत में हैवी इलेक्ट्रिक, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, इंजीनियरिंग विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों ये महारत्न की श्रेणी में भी आती है, और इसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो देखिए सन 1964 में दोस्तों इसे स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 2021 से अभी तक जो है नलिन सिंघल भेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनका नाम भी आप मान लीजिए पूछ सकता है, तो नलिन सिंघल जो है वर्तमान में भेल के अध्यक्ष हो जाएंगे। क्या है भेल का फुल फॉर्म,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत का के लिए पदक जीता? जी हाँ, आपको मैंने सारा बता रखा है कि हमको 1 सिल्वर मिला है, 5 गोल्ड मिला है, उसी में सिल्वर सॉरी 1 सिल्वर मिला है, 5 कांस्य मिला है। काश ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 1 सिल्वर 5 कांस्य में 1 कांस्य इनको मिला है, और इनका नाम दोस्तों क्या, मनु भक्कर। जी हाँ, सी आंसर देखिए हो जाएगा आपका, मनु भक्कर को यहाँ पे दिया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में मनु भक्कर ने चेटरॉक शूटिंग सेंटर महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता। देखिए मनु भक्कर ने कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में यह पहला पदक था, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य की दोस्तों रहने वाली हैं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके हरियाणा राज्य की रहने वाली है। रिसेंटली हरियाणा में चुनाव होने वाला है ना, मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने वाला है। तो इसके साथ साथ आपको लगभग सब मैं बार बार रिविजन करा रहा हूँ, क्योंकि वो भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में। 6 ऐसे लोग हैं जिनको मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे खिलाड़ी यहाँ देख सकते हैं, और उनकी स्पर्धा क्या है और उनको पदक दोस्तों कौन सा मिला है। तो नीरज चोपड़ा आप देख सकते हैं भाला फेंक में इनको रजत पदक मिला है। मनु भक्कर को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मिला है, ठीक है। अब मनु सबरजोत का देखिए, दोनों लोग का मिक्सअप में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी इनको कांस्य पदक मिला हुआ है। स्वप्निल देखिए, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर जो कि राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला है, और भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसे देखिए कांस्य पदक मिला है। और अमन सहरावत को देखिए कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 किलोमीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके से बना सकता है, तो आप इन 6 का नाम अच्छे से रट लिया, याद कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको देता हूं पीडीएफ, वहां से रिवीजन करते रहिए। यूनेस्को ने किस राज्य में के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? ठीक है, यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया है। ये किस राज्य से संबंधित है ना, कौन सा राजवंश है? अहोम राजवंश का देखिए मोइदम्स, इसी को भारत का 43वां विश्व का धरोहर स्थल यूनेस्को ने जो कि बनाया है। तो दोस्तों ये राज्य हो जाएगा आपका असम, ठीक है। तो असम राज्य के अहोम वंश के 700 साल, देखिए कितना पुराना है, 700 साल पुराने दफन टीलो, जिसका नाम है देखो मोइदम। इसको देखिए मोइदम यही है आपका, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचित किया गया और सांस्कृतिक श्रेणी में दोस्तों इसे शामिल किया गया। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का 43वां स्थल दोस्तों कौन सा है, तो असम का जो मोइदम है उसको डाला गया। यह प्रतिष्ठित टैग पाने वाला राज्य का पहला सांस्कृतिक स्थल भी बना है। तो ये सांस्कृतिक स्थल के रूप में असम का पहला भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मानस जो है नेशनल पार्क वो ऑलरेडी धरोहर में है ना, याद रखिएगा। असम का, असम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी लोग जानते हैं, कौन है? इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा। उस राज्य के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों हो जाएंगे लक्ष्मण दास हो जाएंगे, ठीक है, लक्ष्मण दास हो जाएंगे। जैसे केरल के, मैं काफी बार बता चुका हूं कि केरल के जो सीएम है वो कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा पी विजयन। पी विजयन बोले तो पिनाराई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये यहाँ के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। राजस्थान का भजन लाल शर्मा, यहाँ पे देखिए भजन लाल शर्मा यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। और हरिभाऊ किशन राव यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ रिवीजन इसका भी करते चलेंगे। चलिए, कोबोल का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से प्रश्न है और आप लोग को बताना है। सही आंसर की बात करेंगे तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये देखिए होगा आपका कोबोल का फुल फॉर्म। तो कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इसी का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों, बिजनेस वाले वर्क हैं उनके लिए किया जाता है। कोबोल भाषा की कार्यवाही के लिए लिखे गए वाक्यों को के समूह को देखिए पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं। इससे प्रश्न आता है कि कोबोल के अगर ढेर सारे सेक्शन मिल जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और उनके जो भाषा है दोस्तों, उनसे जो वाक्य लिखे जाते हैं उनको मिला दिया तो क्या बोलेगा? पैराग्राफ। इस तरीके से प्रश्न बने हैं परीक्षा में, तो ये भी याद रखिएगा। और कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहला छात्र उपग्रह, जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल का बात किया जा रहा है, और एक छात्र उपग्रह, देखिए पहला छात्र उपग्रह, इसका दोस्तों नाम रखा गया है क्या? इसका दोस्तों का नाम किसके नाम पे रखा गया है?
जेपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया। देखिए इसका नाम रखा गया कलाम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका कलाम सेट, आप देख सकते हैं दुनिया का पहला 3D जो कि प्रिंटर वाला कलाम सेट है, पहला प्राइवेट सैटेलाइट जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। और देखिए ये है जो आपका सौकिया हैम रेडियो ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल होगा, मतलब जो बनाया गया। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने सफलतापूर्वक विश्व के सबसे छोटे और हल्के उपग्रह कलाम सेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया। यह उपग्रह देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट इसलिए है, तमिलनाडु के 18 वर्षीय देखिए रिफात स्वरूप ने अपने 6 साथियों के साथ दोस्तों मिलकर बनाया है। यह उपग्रह का वजन दोस्तों मात्र 64 देखिए यहाँ पे कितना है 64 ग्राम है, तथा इसका नाम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय छात्र द्वारा बनाए गए उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया। देख रहे हैं कितना बढ़िया बात है, कलाम सेट। ये देख सकते हैं, ये है, ये दिख रहा है आपको, बहुत छोटा सा दिख रहा है, हालांकि इतना जगह नहीं था, तो यही था आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, याद रखेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी सूचना, जीके जीएस करंट अफेयर्स का दोस्तों मैंने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए दिए जा चुके हैं सारे। अब कल से आपको इसमें करंट अफेयर्स मंथली दिखना चालू हो जाएगा, मैंने अपलोड करवा दिया है। वो रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जब मैंने आपको बोला है कि आपको जीके और करंट अफेयर्स पूरा मिलेगा, तो जीके टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स मंथली और करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी, ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिलेगी। साथ ही 50+ दोस्तों इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब एक बात याद रखिए, अगर आप सोचेंगे तुरंत आपको मिलेगा तो तुरंत नहीं मिलेगा ना, धीरे धीरे चीजें, धीरे धीरे। कुछ लोग कह रहे हैं सर ले लिया है अभी टेस्ट नहीं आ रहा, तो टेस्ट आएगा, टेस्ट भी आ गया है, मैं आपको बता दूंगा, टेस्ट भी आ गया। आप जाके देख सकते हैं 7 टेस्ट जो कंप्लीट टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये अगर आप ले लेते हैं तो जीके अपकमिंग जितने भी रेलवे एग्जामिनेशन है उसमें दोस्तों ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराऊं कि बस आपको टेस्ट लगवाऊं और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो लोग भी नहीं लिए हैं ले लीजिएगा, आपको सारी चीजें इसमें मिलेंगी। हाँ अभी देखिए अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यहाँ भी मैं क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पे भी बना रहा हूँ, पीपीटी बन रहा है, धीरे धीरे सारे क्लासेस एक साथ इसमें अपलोड होने चालू हो जाएंगे, तो बस आपको रिवीजन करना रहेगा। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें टेस्ट सीरीज आ गई है, मैंने आपको बोला था मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा। तो देखिए ये वाला जो टेस्ट सीरीज है रेलवे का कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा। ले सकते हैं मतलब ले तो सभी सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट डालना चालू हो जाएगा। इसमें 7 टेस्ट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, मतलब 100 क्वेश्चन के पूरे डिटेल के साथ, सभी का सोल्यूशन भी देख, आप टेस्ट कैसे लगाना है वो भी ऐप में है, आप देख सकते हैं। आपको पूरा दिखेगा, आपकी रैंकिंग दिखेगी, माइनस मार्किंग दिखेगा, उसके बाद जब आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, कि उसका सही गलत क्या था, उसका डेरिवेशन क्या था, सब मिल जाएगा। और अगर आप कंप्लीट नहीं लेना चाहते हैं तो आप सेपरेट रीजनिंग का, मैथ का और आप जीके का अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको रिफ्लेक्ट करना चालू होगा, अगर आपने ले, बहुत सारे लोगों ने ले लिया मैं देखा, तो वो भी रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। टेस्ट मैं लगातार डलवा रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। तो सीबीटी 1 के लिए टेस्ट आना, ये आप लोग जरूर ले लीजिएगा, कंप्लीट टेस्ट ले लीजिएगा। साथ है वो 50 सभी में, इसमें भी 50 मिलेगा, इसमें भी 50 मिलेगा, सब में देखिए 50-50 टेस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सारे में मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, टेंशन लीजिए। अभी आती है तो बन रहा है बैकएंड में बन रहा है, वो डलता चले जाएगा। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर से जुड़े हैं दोस्तों, देखिए जल डमरू मध्य आपसे परीक्षा में बनता है। पाक जल डमरू हम लोग जानते हैं, देखिए डमरू का आकार ना ऐसा यही होता है आपका डमरू मध्य। तो आप देखेंगे श्रीलंका और भारत में दोस्तों यही आकार बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य। लेकिन अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर की बात कर रहा है तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मलक्का जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं, मलक्का जल डमरू मध्य, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, जैसे आता है, जैसे आपने देखा होगा पाक जल संधि ना, तो देखिए ये किसको जोड़ती है, तो पाक खाड़ी था बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। स्थिति इसकी क्या है, श्रीलंका और भारत की है। इस देखिए सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल संधि, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जुड़ती है और इसकी स्थिति क्या है, इंडोनेशिया हो जाएगी। मलक्का देखिए मैंने बता दिया अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस। बेरिंग जल संधि बहुत बार आया है दोस्तों, ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, जो कि अलास्का रसिया कनेक्शन, मतलब उन दोनों के बीच में। इसका मैं मैप से भी आपको बताऊंगा, ठीक है, एक मैप है उसमें आपको एक पॉइंट करके बताऊंगा, वो भी तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, तो क्या लगता है यहाँ पे, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, यम, चिदम्बरा, सेवा सदन। पहला से क्या होगा, सही आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे सेवा सदन करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी कृतियां हैं वो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी आता है भैया कि इनका नाम पूरा क्या था, तो देखिए इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, जिनको हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं, एक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे, ठीक है।
अब देखिए इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं सारे के सारे। देखिए ठीक, इन्हीं के द्वारा जो है लिखित सारे के सारे आपके उपन्यास हैं। अब इसके बाद कफन, ये क्या है, ये सभी के सभी देखिए उपन्यास मैंने आपको बताया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन उपन्यास थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इसके बाद कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये सब दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है, ये सारे उपन्यास थे, ये कहानियां। अब इनके जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा था कामायनी, तो कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी दोस्तों एक महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। और यहाँ पे चिदंबरा भी है जो कि सुमित्रानंद पंत द्वारा दोस्तों एक काव्य संग्रह है जो लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी कृतियां बार बार आता है और आएगा, परीक्षा में आता है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा भेल तो मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ चलाया, उसका डिटेल वहां पे था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वह क्षेत्र कहाँ जहां किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं ना, जहां पे, तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग उद्यान कृषि का ही एक प्रकार है। महानगरों में जनसंख्या की अधिकता से वहां फलों एवं सब्जियों की आपूर्तियां स्थानीय रूप से न होकर देखिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में होती है, जहां फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी हो, क्योंकि वहां पे तो हो नहीं सकती है। ऐसे स्थान पर इनका उत्पादन कर इन्हें ट्रक को तथा प्रशिक्षित जो कि वाहन के माध्यम से महानगरों में भेजा जाता है, यही होता है। इस प्रकार की फल सब्जियों का जो उसकी कृषि होती है उसे हम लोग ट्रक फार्मिंग के रूप में जानते हैं। मतलब वहां से यहाँ लाते हैं क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो वहां पे जाके फिर ट्रक इन सभी के माध्यम से इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। लुसाई जनजाति दोस्तों कहाँ पे निवास करती है दोस्तों? ये जनजाति देखिए, ये आपकी मिजोरम की जनजाति है लुसाई। ये देखिए यही जनजाति है। ट्राइब्स होती है, ट्राइब्स की अलग विशेषताएं होती है, उनके रहन सहन होते हैं, उनके खान पान होते हैं। सबसे ज्यादा ट्राइब्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अब दोस्तों मिजोरम है, तो मैंने बोला था कि मैं आपको इसका जीके भी डिलीवर करूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे तभी तो याद होगा। देखिए मिजोरम हमारा ये है, इसका जो है कि क्वेश्चन आया है बहुत बार कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था सन 1987 में 20 फरवरी को। ठीक है, और इसमें जिले कितने हैं? 11 जिले हैं, एक 40, एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, 40 यहाँ पे विधानसभा सीट है। अब दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों आप लोग को मैं याद करा ही चुका हूं लगभग सारा, तो याद रखेंगे लाल दुहोमा, ये यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और हरिबाबू कंभमपति, ठीक है, हरिबाबू कंभमपति, हरिबाबू कंभमपति, ये जो हो जाएंगे दोस्तों, ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ये सीएम है यहाँ के, और दोस्तों ये हो जाएंगे गवर्नर। ठीक है, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, असम के हेमंता बिस्वा शर्मा, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, याद ही है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भील, आपने कौन सी मूवी थी इसमें गोंडो की बेटी को उठा लाया, अरे वो बड़ा अच्छा पिक्चर है, क्या नाम है भाई पिक्चर का, ध्यान से उतर गया। उसका 2 भी आएगा, याद ही नहीं आ रहा है, जिसमें वो उनसे बच्ची को उठा ले जाता है। क्या यार, एकदम दिमाग में आ रहा है मूवी का ना, इतना अच्छा मूवी है। चलिए अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी है ना, जो दो लोग दोस्त बनते हैं, एकदम दिमाग में उसका नाम, इतना अच्छा पिक्चर है भंसाली की, लेकिन याद नहीं आ रहा है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और देखिए ये है भील ट्राइब्स, ये है भील जनजाति। देखिए इनका रहन सहन, वेशभूषा कुछ इसी प्रकार से होगा। इनकी पहचान ही है, इस ट्राइब की पहचान ही है कि उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन इस तरीके के होंगे, इसलिए उनको उस तरीके से वो किया जाता है। बाकी मध्य प्रदेश के सीएम तो ये हो जाएंगे आपके मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन है? तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे। आप लोग दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर किया करो, कम से कम 3-4 शेयर तो आप लोग जरूर किया करो आपके सपोर्ट के लिए, जो कि 2-4 और लोगों तक पहुंचे ऐसी क्लास। ठीक है, मेहनत तो पूरा कर रहा हूं मैं। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? असहयोग आंदोलन चालू किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन चौरी चौरा कांड की वजह से उसे वापस ले लिया था, वही चीज है दोस्तों, ये खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी 1920 में, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने
वापस ले लिया कि वो नहीं चाहते थे, ठीक है, कि भैया ये सब ऐसा कुछ मारधार लड़ाई हम लोग नहीं चाहते हैं। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया, मिलाया गया। खिलाफत आंदोलन शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु के नाम से देखिए विख्यात हैं ये दोनों लोग, इन्हीं के द्वारा जो कि शुरू किया गया था सितंबर 1919 में। अब यहाँ पे यह आंदोलन तुर्की के खलीफा में महात्मा गांधी ने मुसलमान के सहानुभूति व्यक्त किया और 14 नवंबर सन 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने की। अब महात्मा गांधी के कुछ जो बार बार पूछते हुए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है भाई? 1917 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, 1920 में। इसके बाद नमक सत्याग्रह कब हुआ है? 1930 में, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था? तो 1931, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम तो 30 में ही था, 31 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए था आपका 42 में, 1942 में। ये इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट ई बुक है जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 500 प्रश्न मैथ का है ई बुक सोल्यूशन के साथ, सुपर गेस क्वेश्चन है ये, आप लोग पूरे लेके सोल्यूशन साथ लगा डालिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए एनटीपीसी स्पेशल है, जीके के 70 टॉपिक, पूरा टॉपिक वाइज, जितने भी दोस्तों टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक आपको इस ई बुक में मिलेंगे, जो कि जीके का टॉपिक वाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा, ऑल इन वन, सभी परीक्षाओं में आपको हेल्प करेगा, रिवीजन करते रहिए। और जीके के 2500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे विथ डिटेल, जितने भी अब तक पूछे गए प्रश्न। तो ये तीनों आप ई बुक सेक्शन से ले सकते हैं। और आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी ई बुक अब अवेलेबल है। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों फ्री है, आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ई बुक मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर वाले में प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज भी आ गया, टेस्ट सीरीज में इस तरह क्लास पीडीएफ में क्लास पीडीएफ, सारे इसी तरह बने हुए हैं, आप ओपन करके देख के सबका लाभ ले सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों सबसे ज्यादा। ग्रीन हाउस गैस किसी ग्रह के जलवायु के परिवर्तन में और भूमि मंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से शामिल है। समझ रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जिसमें जो कि सर्वाधिक उत्सर्जन ऊर्जा के क्षेत्र में ये जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस जितने भी होती हैं। सौर प्रणाली की खोज दोस्तों किसने की थी? सौर प्रणाली से प्रश्न बनेंगे, अभी बताऊंगा आपको। तो कॉपरनिकस इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। देखिए सौर प्रणाली जो हमारा सोलर सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स है, ये इन्हीं के द्वारा खोजे गए। इन्हीं सभी ग्रहों, जैसे आपको देख सकते हैं, यह सन है, सबसे करीब में दोस्तों कौन सा ग्रह है हमारा? बुध में, बुध हो जाएगा, ठीक है। और वरुण जो ग्रह है, वरुण जो है, नेपच्यून जो है, ये सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी सन से तीसरे नंबर पे आती है, और बड़ाई में, मतलब बड़े से छोटे में आएंगे तो 5वें नंबर पे आएगी। सबसे पहला देखिए आपका हो जाएगा जुपिटर, पहला नंबर। उसके बाद आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण, फिर आपका 5वें नंबर पे आती है सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी, ठीक है। और डिस्टेंस में तीसरे स्थान पे है। तो ये हो गया आपका बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी, ये हो गया आपका मंगल, ये हो गया आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह यही है। फिर आपका शनि छल्लो वाला ग्रह, फिर अरुण, और फिर आपका वरुण हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसी पे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं ना? येलो प्लेनेट किसे कहते हैं भैया? कुछ लोग बोलेंगे शुक्र, कुछ लोग बोलेंगे बृहस्पति। नहीं, शुक्र का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आग लगी होती है वहां पे, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हमेशा रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। और दोस्तों जो येलो ग्रह है वो है बृहस्पति, ठीक है। जो आपका पीला ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए है आप, ये देखिए है आपका जुपिटर, और ये येलो ग्रह में आता है, और सबसे बड़े ग्रहों में भी आता है, ठीक है, सबसे बड़े ग्रहों में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण हुआ था 1891 में प्रारंभ हुआ था, और बन के तैयार कब हुआ था? 1905 में, ठीक है, 1905 में बन के तैयार हो गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित, जो कि व्लादिवोस्तोक था, तक 9289 किलोमीटर तक की टोटल इसकी लेंथ है, ठीक है। 1905 में कंप्लीट हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1891 में। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहां पे खोजा गया था? उसका जगह के नाम से ही फेमस है वो दोस्तों, डिगबोई इज द राइट आंसर, ठीक है। डिगबोई, डिगबोई असम। तो डिगबोई नगर असम की तेल नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है।
अगर आप सोचे तेल, असम की तेल नगरी कौन सी है, तो डिगबोई है, जो कि दोस्तों तिनसुकिया जिला है, उसी के उत्तर पूर्व में दोस्तों स्थित है। तिनसुकिया जिला है असम का। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में सन 1867 ईस्वी में खोदा गया था। उल्लेखनीय है कि असम का पहला तेल कुआं वर्ष 1889 में खोदा गया। वर्ष 1901 की एशिया तथा भारत की सबसे पहले तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। ठीक है, तेल नगरी डिगबोई हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया है, तो इनका नाम बदलकर देखिए भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। ठीक है, तेलंगाना आपको पता है कि ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, जो कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य था 1956 में। और ये दोस्तों अलग हुआ है 2 जून 2014 को। और इसके तत्कालिक जो मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये हैं आपके रेवंत रेड्डी, और जिष्णु देव वर्मा जो है राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ के। जिले टोटल यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा राज्यपाल हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, भारत भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इसका नाम चेंज किया गया है। तो इसका नाम चेंज करके दोस्तों किया गया भारी उद्योग मंत्रालय, इस नाम पे किया गया। ठीक है, और इसके जो तत्कालिक मंत्री हैं उनका भी नाम आपको बताना चाहिए, एच डी कुमार स्वामी इस उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। निम्नलिखित में किस धरोहर स्थल में वास्तुकला में द्रविड़ स्थापत्य शैली मिलती है? मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, कैसे कैसे बनते हैं। हम्पी, देखिए हम्पी क्या है, अगर मैंने आपको नोटों के बारे में बताया था, जैसे 10 के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हम्पी किस पे है? ये 50 रुपए के नोट पर है। ठीक है, 50 के रुपए के नोट पे आपको कर्नाटका के हम्पी का रथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द्रविड़ स्थापत्य शैली ये है, देखिए हम्पी का रथ अगर आपको दिख रहा होगा मेरे ऊपर, तो यही है जो 50 रुपए के नोट में आपको दिखती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि कौन कौन सा है यहाँ पे जो नोट जिसमें और उसके कलर से संबंधित प्रश्न बनता है। फिलहाल एक बार इसको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है। तो 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित शैली निर्माण हम्पी के मंदिरों में उनके बड़े आयाम, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट भाव, मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। इसमें जो देखने के लिए मिलता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्हीं के द्वारा। अब जैसे मैंने नोट की बात की तो वो भी प्रश्न बन सकता है, जैसे 10 रुपए पे क्या है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, और किस कलर का है, तो चॉकलेट ब्राउन कलर का। ये भी प्रश्न बना है किस कलर का भी है। ठीक है, 20 रुपए में देखिए एलोरा गुफाएं बनी हुई है और यह हरित पीला कलर का है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम्पी का रथ 50 रुपए के नोट में है, जो कि देखिए फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। और दोस्तों रानी की वाव 100 रुपए पे है और लेवेंडर कलर का दोस्तों ये हो जाएगा। इसी तरह सांची का स्तूप 200 रुपए पे है, लाल किला 500 रुपए पे है, मंगलयान बना था 2000 पे, जिसे आरबीआई ने कहा भैया टाटा बाय बाय। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको पता है हमारा इंपॉर्टेंट है क्या क्या, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है, अरे तेरी की, ठीक है, H2O चाहिए भैया हमको चाहिए CO2, और हमको चाहिए सूर्य की किरण, और हमको चाहिए क्लोरोफिल। ये 4 चीजें मिलती हैं तब बनता है, हमको क्या बनता है भाई, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन हमको मिलता है, बाकी तो ना अपना वो लोग भोजन बनाते हैं। तो हमको कार्बन मोनो CO नहीं चाहिए, हमको CO2 चाहिए, हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना कि CO चाहिए। बाकी ये दोनों तो भाई हमको मिलेगा वो, तो फिलहाल CO2 हो जाएगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश यह आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा के समृद्ध यौगिक में परिवर्तित करते हैं। अपने लिए भी लेते हैं ऑक्सीजन, हमारे लिए भी छोड़ देते हैं। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दोनों नदियां हैं। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती, मैंने बताया है, क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, बहुत दिनों से लंबाई पूछता है। सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए NH44 जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और इसकी लंबाई दोस्तों हो जाएगी 7545 किलोमीटर की।
सबसे बड़ा है और ये लंबाई पूछता है, देखिए 75। नेशनल हाईवे 44, ठीक है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी दोस्तों कहा जाता है? तो अवध हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए सबसे बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती है। इन सिपाहियों ने अधिकतर ब्राह्मण और उच्च जाति के सिपाही होते थे, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई है, इसीलिए स्पेशल नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है इसको। अभी तक सबसे कम आयु के सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए दोस्तों। इनका नाम हो जाएगा मिली बॉबी ब्राउन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यूनिसेफ के द्वारा ही से चुना गया है, सबसे कम उम्र की है। इनका फोटो मैं लगा नहीं पाया, थोड़ा सा जल्दी की वजह से, नहीं आपको दिखाता मैं, नेक्स्ट में लगाऊंगा। यूनिसेफ के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा के लिए काम करता है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब है दोस्तों? 1946, सन 1946 में जो कि इसे स्टैब्लिश किया गया था और न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। तो मेन काम क्या है इसका? मकसद है बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी क्षमता को पूरी करने में मदद करना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। और बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ये जो ई बुक्स हैं इसमें से आप ले लीजिएगा, मोस्ट रिकमेंडेड जीके का तो जरूर से ले लीजिएगा, और मैथ के प्रश्नों को लेकर लगाते रहिए। स्टैटिक जीके का है, आपको वहाँ पे और भी सारे ई बुक मिलेंगे, सभी के सभी बेहतरीन है, ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रीवियस मिल जाएगा। और ये कोर्स में धीरे धीरे चीज़ें अपलोड हो रही हैं, पेशेंस बनाए रखें, मैं लगातार इसमें कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ और आपको दूंगा, ठीक है। परीक्षा से 3 महीने 4 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, तब तक आप लोग यहाँ पढ़ते रहिए, यहाँ रिवीजन करते रहिए, और ये आपके सब परीक्षाओं में काम देगा। इसलिए मैं इसे ऑलराउंडर कोर्स बना रहा हूँ कि एक कोर्स आप लो तो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन, रेलवे या जीके का जहां पे भी आपको हलचल दिख रहा है, ये आपको कवर करके देगा। क्योंकि करंट अफेयर्स पूरा दूंगा पूरे साल का, ठीक है। 2024 को मंथली का मैंने बना लिया पीपीटी, अब मैं डालूंगा तभी आपको दिखेगा। तो आपको अब जनवरी से लेके अभी तक अगस्त सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, पूरे महीने में 100 150 जो इंपॉर्टेंट है पूरा एक जगह पर मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जीके टॉपिक वाइज, स्ट्रैटेजी जीके टॉपिक, करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज भी दूंगा और मंथली भी दूंगा, जिससे कि आपका अच्छे से कवर हो। तो जो लोग भी नहीं लिए होंगे वो लोग लेके जुड़े रहें, एकदम धीरे धीरे क्लासेस मिलेंगे, उनका रिवीजन करते रहें, और ये वाली क्लास कभी मिस ना किया करें। किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 7307-648-748 पे रेलवे एग्जाम लिख के, तो आपको ऐप का लिंक वगैरह मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, थैंक यू।